हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम विकास की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रथम अवस्था की कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था, जिसका नाम था शैशवावस्था। जिसमें हमने शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदि कुछ प्रमुख बिंदु थे, जिनका अध्ययन प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, शैशवावस्था में बच्चा शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करता है, व शैशवावस्था संबंधी कुछ मनोवैज्ञानिकों की प्रमुख परिभाषाएं। तो चलिए इसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही मज़ेदार दमदार क्लास रहने वाला है हमारा आज का, जो है हमारा शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। जो भी इस चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस क्रम में। हम देखिए जानते हैं पहले इसकी विशेषताएं कि विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे पहली विशेषता आती है हमारी, पहली विशेषता कहती है कि शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता कि शैशवावस्था के बच्चा का मानसिक व शारीरिक विकास कैसा होता है। तो अन्य दो अवस्थाओं की तुलना में, अन्य दो का अर्थ है कौन सी, बाल्य और किशोरा, कि अन्य दो अवस्थाएं जो बची कौन कौन सी हमारी, एक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों की यदि हम बात करें तो इन दोनों की तुलना में जो शारीरिक व मानसिक विकास होता है वह शैशवावस्था में कैसा रहता है, तेज रहता है। अर्थात इन दोनों अवस्था में कैसा रहता है, इसकी अपेक्षा धीमा रहता है। जो शैशवावस्था है, शैशवा में बालक का मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, बहुत अधिक तेजी से होता है। चलिए दूसरे बिंदु को जानते हैं। दूसरी विशेषता क्या कहती है इसकी, कि कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता या जीववाद, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा शैशवा, चूंकि आयु कितनी, 0 से 6 वर्ष, आयु कितनी है उसकी, 0 से 6 वर्ष। लगभग 0 से 6 वर्ष की आयु का बच्चा जब किसी खिलौने के साथ खेलता है तो खेलते समय कैसे खेलता है, उसके हाथ में जो खिलौना होगा उसको वह सजीव मानकर खेलता है। सजीव का मतलब क्या है, वह जैसे जीवित है। वह चाहता है कि जैसे मैं गतिविधि कर रहा हूँ वैसे ही गतिविधि ये खिलौना करे। अर्थात उस खिलौने को सजीव समझकर या उसको जीवित समझकर खेलना, ये खेलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, सजीवता या जीववाद की प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात कि जो शैशवावस्था का जो बच्चा है, शैशवावस्था का बच्चा खिलौने को जीवित समझकर खेलना या जीवित समझने की उसकी जो मानसिकता है, इस मानसिकता के गुण को ही क्या कहते हैं हम, जीववाद या सजीवता कहते हैं। दूसरा देखते हैं, अगला अगला है दूसरों पर निर्भरता। अब चूंकि छोटा बच्चा यदि उसे पानी की प्यास भी लगे तो पानी लेकर तो आ नहीं सकता। यदि उसे भोजन की आवश्यकता है, यदि दूध की आवश्यकता है तो खुद तो लाएगा नहीं ना, किसी अन्य से मंगाएगा या किसी अन्य के द्वारा ही लाने पर वह उसका क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। तो अर्थात कि एक छोटा बच्चा अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को, जो भी उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो वस्तुओं हैं उन वस्तुओं को क्या करेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा या दूसरों से मंगाएगा अपने लिए। अर्थात ये गुण क्या कहता है इसका, ये विशेषता कहती है दूसरों पर निर्भरता, कि शैशवावस्था का बच्चा खुद से ना करके किसी दूसरे पर निर्भर रहता है कि वह उसका काम कर दे। आइए आगे जानते हैं इसी क्रम में। अगली है मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक का अर्थ होता है जन्मजात। जन्मजात बेगुण या बेविशेषताएं जो बच्चे में कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। अर्थात जन्म के समय उसके अंदर पर्याप्त होती हैं, व्याप्त होती हैं। जैसे जैसे हंसना, रोना आदि। जैसे हंसना, रोना आदि, ये क्या है, ये बच्चे जन्म के साथ ही क्या होता है, सीख कर आता है या उसके अंदर पहले से होती हैं। तो बेगुण वह व्यवहार या वह विशेषताएं, जो विशेषताएं कैसी हों बच्चे के अंदर जन्म से होती हैं, उन विशेषताओं को बोलते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक या जन्मजात व्यवहार। आइए आगे देखते हैं आत्म प्रेम की भावना। इसे स्वार्थीकरण भी कहते हैं, इसे स्वार्थीकरण भी कहते हैं। अर्थात कि शैशवावस्था का बच्चा यदि उसे आप एक खिलौना दो, 2 खिलौने दो या 4 खिलौने दो, वो क्या चाहता है, सब मेरे पास ही रहें, सब क्या हो, मेरे पास ही रहें। इसे गुण कहते हैं स्वार्थीकरण या आत्म प्रेम। मतलब क्या, सिर्फ खुद से लगाव रखना, किसी दूसरे से लगाव ना होना। आगे देखते हैं कौन सा, नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव का मतलब क्या, कि नैतिकता की कमी होना। अभाव का अर्थ क्या है यहाँ पे, अभाव का अर्थ है हमारा
कमी होना। अब नैतिकता क्या, नैतिकता कहती है अच्छाई। बच्चा नहीं जानता सहस्वावस्था का कि अच्छाई क्या है या बुराई क्या है। जैसे अब नैतिकता का भाव ये, बच्चा आपने देखा होगा यदि उसके सामने कोई भी वस्तु हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, मान लीजिए कोई सजीव ही है तो सजीव में जैसे मान लो चींटी है। अब बच्चे के सामने चींटी है तो बच्चा क्या करेगा, जानबूझकर उस पर क्या रखता है, पैर रखता है। क्यों? क्योंकि वह नहीं जानता ये पैर रखना या किसी को दर्द देना या किसी को तकलीफ में पहुंचाना अच्छा है या बुरा। क्यों? क्योंकि ये जानता ही नहीं है। तो ना जानने के गुण को ही क्या कहते हैं, इसके नैतिकता का अभाव कहते हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं संवेग का प्रदर्शन। संवेग का प्रदर्शन का अर्थ ये कि जब यदि किसी बच्चे से कोई हम खिलौना ले लें या कोई अन्य सामग्री उसके हाथ से ले लें जो कि उसके उपयोग की है, उपयोग करती है जिससे वह खेल रहा है, इस कंडीशन में क्या करता है वह, इन्हों रोने लगता है। रोने के साथ साथ क्या करेगा, खिलौने को फेंकने लगेगा। तो ये सब क्या है, ये है उसके संवेगों का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति का अर्थ ये है कि एक बार बच्चा जिस गुण को या जिस व्यवहार को क्या कर लेता है, एक बार बच्चा जिस गुण को या व्यवहार को सीख ले, यदि एक बार सीख ले उसके बाद क्या करता है, बार बार उसी को करता है। जैसे जैसे बच्चे क्या, अंगूठा मुंह में देना। अंगूठा मुंह में देने का अर्थ ये, यदि एक बार वह ऐसा सीख गया, आप बार बार उससे प्रयास करो ऐसे छुड़ाने का, लेकिन क्या करता है, जैसे ही आप हाथ उसका नीचे करोगे फिर मुंह में देगा, फिर नीचे करोगे फिर मुंह में देगा। और मान लीजिए उदाहरण, जैसे एक बच्चा यदि बेड से उतरना सीख गया एक बार, तो वह क्या करता है, बार बार उससे उतरता है। भले ही उतरना क्या निरर्थक है, कोई काम नहीं है उसे, लेकिन बार बार क्या करता है, उतरता है। तो ये क्या है, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये क्या है, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि शैशव अवस्था के बच्चे के अंतर्गत देखी जाती हैं हमारी, या ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चलिए इसी क्रम में और देखते हैं। अभी ये लोग 8 योग हैं, और देखते हैं कुछ 2-4 और विशेषताएं हैं इसकी। जैसे अगली आती है हमारी, एक है क्षणिक, नंबर 9, क्षणिक मित्रता। क्षणिक मित्रता, क्षणिक मित्रता का मतलब ये कि अल्प समय के लिए, कम समय के लिए। अब जैसे उदाहरण मान लीजिए, आप आपने बच्चे को क्या दिया, खिलौने। आपने बच्चे को खिलौने दिए, बच्चे खिलौने लेके बाहर गया। अब बाहर जाते ही जैसे ही दूसरा बच्चा मिलता है उसके लिए, वो क्या करता है, उसके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते क्या होता है, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट में उससे फाइट करेगा, लड़के आएगा और सारे खिलौने लेकर घर में आ जाएगा। अर्थात ये कि थोड़ी देर पहले क्या था, उसका मित्र था, और अब उसने क्या कर ली, उससे लड़ाई कर ली। तो इस गुण को क्या कहते हैं, क्षणिक मित्रता। क्षणिक मित्रता का अर्थ ये कि थोड़े ही समय में क्या हो जाना, मित्र बन जाना, और थोड़े ही समय में क्या हो जाना, उससे अलग हो जाना। और देखते हैं, जैसे है हमारी अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है जिज्ञासा। अब आइए जानते हैं अनुकरण प्रवृत्ति क्या कहती है। अनुकरण की प्रवृत्ति का अर्थ ये, आपने देखा होगा कि यदि मेहमान आते हैं और हम किसी के चरण स्पर्श करें, बच्चा वही देखता है क्या करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, मतलब उनको पैरों को छूता है। वो नहीं जानता क्यों छू रहा है, वह नहीं जानता कि क्यों छूना है, किसके छूना है, किसके नहीं छूना है, लेकिन क्या कर रहा है, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है देख कर सीखना। अनुकरण क्या होता है, देख कर सीखना, जो कि प्रवृत्ति किसके अंदर होती है, शैशवावस्था के बच्चे के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है अन्य दोनों अवस्थाओं की तुलनाओं के बच्चों की। अगली कौन सी है, जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है रुचि, उसके अंदर क्या होना, मतलब प्रश्न पूछने की क्षमता या तार्किक ज्ञान। कैसा, तार्किक ज्ञान। जैसे आपने यदि बच्चे को खिलौना दिया, वे पूछेगा खिलौना कहाँ से लाए, आप बताओ बेटे मेले से लेके आए। मेले में कहाँ मिला था, आप बताओ बेटा वहाँ मिला था। किसने दिया था, आप कहोगे दुकानदार ने दिया था। उसके बाद भी क्या होगा, प्रश्न पे प्रश्न उसके आते रहेंगे। अर्थात नया ज्ञान या नवीन ज्ञान को अर्जित करने की जो प्रवृत्ति है, या प्रश्न पे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं, उसकी जिज्ञासा कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि देखने को मिलती हैं किसके अंतर्गत, शैशवावस्था के बच्चे के अंतर्गत। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं से अधिकांश प्रश्न बनते हैं हमारे। ये कोई विशेषताएं नहीं, चलिए विशेषताओं के बाद देखते हैं। विशेषताओं के बाद जैसे मैंने बताया था कि प्रमुख 3 बिंदु रह गए हैं इसके अंदर, विशेषताएं, शिक्षा व महत्वपूर्ण परिभाषाएं। विशेषताएं होगी हमारी। आइए अगला बिंदु देखते हैं इसका, शिक्षा। शिक्षा का मीन्स कि बाल्य शैशवावस्था का बच्चा या शैशवावस्था के बच्चे के लिए किस प्रकार से आप क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। तो जैसे माध्यम है ये क्रिया द्वारा, सीखना या सिखाना, अगली है खेल खेल में सीखना, खेल खेल में सीखना। और यदि हम बात करें तो शैशवावस्था का बच्चा जो प्राथमिक शिक्षक है उसका, प्राथमिक जो शिक्षक हैं वो कौन है उसके, वह हैं उसके हाथ पैर आँख, हाथ पैर आँख आदि, अर्थात कह सकते हैं ज्ञानेंद्रिय। क्या कह सकते हैं उसे, जैसे कुछ क्या है इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं कि कुछ ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही क्या करता है बच्चा, सीखता है या उसको सिखाया जाता है। और है जैसे, और क्या करें उसे हम, वास्तविकता का ज्ञान दें, वास्तविकता का ज्ञान। और है हमारा जिज्ञासा की संतुष्टि करके। इसमें कुछ बिंदु शैशवावस्था के बच्चे के लिए हैं और कुछ क्या है उसके जो अभिभावक हैं या उसके जो शिक्षक हैं उनके लिए हैं कि किस प्रकार से आप शिक्षा देंगे और किस प्रकार से बच्चा ग्रहण करता है। आई होप ये इसकी शिक्षाएं रहीं। चलिए एक एक करके इनके लिए जानते हैं। जैसे पहला क्या है, क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा सीखने का अर्थ इसकी जगह एक शब्द और भी आता है, करके सीखना। क्या कहना, करके सीखना। भाई बच्चे की जो शिक्षा है, बच्चे की जो शिक्षा है, बच्चा क्या करता है, जब तक खुद से नहीं करता तब तक नहीं सीखता। जैसे यदि आपने लाके फ़ोन रख दिया और यदि आप पहले बच्चे से कहने लगे बेटा ये फ़ोन उठाना मत, फ़ोन उठाना मत ना, उठाओगे तो ये गिर जाएगा और गिर के टूट जाएगा, ये कह के आप तो चले गए, बच्चा तब तक नहीं समझेगा ये टूट जाएगा तो आखिर होगा क्या। ये सपोज कीजिए गिलास है, मान लीजिए आपने एक गिलास रखा, वहीं एक बच्चा बैठा हुआ है शैशवावस्था का, और यदि आपने उसे ये कहा कि बेटा इसे छूना मत वरना ये गिर के टूट जाएगा, आप जैसे ही वहाँ से हटोगे बच्चा तुरंत क्या करेगा, उसे उठाएगा, उठा के बाद छोड़ के देखेगा कि आखिर टूटेगा कैसे, टूटना होता क्या है। इसे क्या कहते हैं हम, करके सीखना। आप उसे बताते रहो, यदि आपने उसे 50 बार भी बताया लेकिन तब तक नहीं सीखेगा जब तक वह उसे करेगा नहीं, जब तक क्या उसको करेगा नहीं। दूसरी देखते हैं खेल खेल में सीखना। जैसे बच्चे जब खिलौनों से खेल रहे होते हैं उस समय पे बहुत से खेलों द्वारा बहुत से क्रमों को सीख जाते हैं, गिनतियों को सीख जाते हैं, श्रृंखलाओं आदि को सीख जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, खेल खेल में सीखना। समूह बनाना सीख जाएंगे, मित्रता सीख जाएंगे, ठीक है, अच्छाइयाँ क्या है बुराइयाँ क्या है, ये बहुत कुछ सीखते हैं किसके द्वारा, खेल खेल के द्वारा। बात करें तृतीय बिंदु की, तो तीसरा बिंदु है हमारा प्राथमिक शिक्षक। यह सबसे पहले शिक्षक कौन, सबसे पहले शिक्षक होते हैं उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसकी आँख है, ये सब क्या है उसकी प्राथमिक शिक्षक हैं। आँखों द्वारा पहला ज्ञान अर्जित करता है जैसे वो, क्योंकि ये सामने क्या है। अगला देखते हैं कौन सा है, ये वास्तविकता का ज्ञान करा के, वास्तविकता का ज्ञान वास्तविकता का ज्ञान कराए, अर्थात बच्चा अभी नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है उसके शिक्षक की। यदि बच्चा विद्यालय में, शिक्षक कौन, जैसे परिवार में कौन, माता पिता, जैसे शिक्षक कौन उसके, कोई प्राथमिक शिक्षक कौन है, माता पिता है, तो माता पिता क्या करें, उसे वास्तविकता का ज्ञान कराएं कि बेटा ये गर्म चीज़ है तो इससे क्या होगा, हानि होगी है, नुकसान होगा, ये अच्छा है ये बुरा है, तो अच्छे और बुरे से क्या करें, अवगत कराने को कहते हैं वास्तविकता का ज्ञान होना। अगले देखते कौन सी, जिज्ञासा की संतुष्टि। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। जिज्ञासा की संतुष्टि क्या कहती है कि यदि बच्चे की कोई जिज्ञासा है तो उसके मन में क्या, यदि कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का क्या करें हम,
उत्तर दे, ना कि उसे डांट डपट के बिठा दें। यदि डांट डपट बिठा दोगे क्या होगा, उसकी जो तार्किक क्षमता है, ये जो शक्ति है, वो शक्ति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और बच्चा उतना अच्छा अर्जन नहीं कर पाएगा ज्ञान का जितना कि क्या कर सकता है, जिज्ञासा की संतुष्टि द्वारा। संतुष्टि का अर्थ ये है कि उसने जो प्रश्न पूछा या उसके दिमाग में जो प्रश्न आया, उस प्रश्न को क्या करें आप, उत्तर दें। उत्तर देके क्या करें, उसे संतुष्ट करें। ये संतुष्ट करना है क्या कहलाता है, जिज्ञासा की संतुष्टि कहलाती है। तो ये कुछ दो आपके बिंदु कंप्लीट हुए यहाँ पे कि विशेषताएं व शिक्षा। विशेषताएं व शिक्षा कि शैशवावस्था का बच्चा किस प्रकार की विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, व किस प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा या किन माध्यमों से क्या करता है, भाई शिक्षा को ग्रहण करता है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ इनकी प्रमुख परिभाषाओं के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, और आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए ये अंतिम टॉपिक होगा परिभाषाओं का। इसके बाद शैशवावस्था हमारी समाप्त हो जाएगी। शैशवावस्था हमारी समाप्त। चलिए कुछ परिभाषाओं के लिए देखते हैं यहाँ पे। परिभाषाएं, आइए एक एक करके देखते हैं परिभाषा हमारी। जैसे पहली परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, थॉर्नडाइक महोदय की। मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखना साथ साथ। पहली परिभाषा है हमारी थॉर्नडाइक महोदय की। तो थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक महोदय का मानना था कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः कैसा रहता है, अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। इनका मानना ये था कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक है, 3 से 6 वर्ष का बालक कैसे रहता है, अर्ध स्वप्न, अर्ध स्वप्न की अवस्था में। अर्ध स्वप्न की अवस्था का अर्थ ये है कि आधा सोया आधा जागा हुआ, या क्या चलते चलते नींद में बोलना। ये कैसी अवस्था, ये अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है कि बच्चे को पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ या क्या गलत बोल रहा हूँ, अर्थात नींद में बोलना। ये क्या कहलाता है, उसकी एक अर्ध स्वप्न। ठीक, दूसरी परिभाषा देखते हैं हमारी। आयु कितनी, 3 से 6, कीवर्ड हमारा 3 से 6, और क्या है, अर्ध स्वप्नावस्था। द्वितीय परिभाषा देखते हैं। द्वितीय है फ्राइड की। फ्राइड क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी बनना है वह शुरुआती 4 से 5 वर्ष। दूसरी परिभाषा हमारी किसकी है, फ्राइड महोदय की। फ्राइड का मानना यह था कि व्यक्ति को भविष्य में जो भी बनना है वह अपनी शुरुआती 4-5 वर्ष, 4-5 वर्ष का अर्थ शैशवावस्था, कि व्यक्ति को जो भी बनना होता है भविष्य में वह अपनी शुरुआती 4-5 वर्ष में ही क्या हो जाता है, बन जाता है। वह क्या होता है, शुरुआती 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। अर्थात भविष्य का निर्धारण हो जाता है किसमें, शैशवावस्था में। भविष्य का निर्धारण हमारे शैशवावस्था के अंदर ही हो जाता है, ऐसा मानना किसका, सिगमंड फ्राइड का। तो किसके नीचे अंडरलाइन, 4 से 5 वर्ष, और किसके आधार पर, कि भविष्य के आधार पर। किसमें, तो भविष्य कैसा होगा उसके लिए। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। तो अगली परिभाषा है हमारे वॉटसन की। वॉटसन का कहना था कि इस अवस्था में, इसका मतलब शैशवा, कि शैशवावस्था में सीखने और विकास की सीमा की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में कैसी होती है, बहुत तेज या अधिक होती है। परिभाषा किसकी, वॉटसन महोदय की। परिभाषा किसकी हमारी, वॉटसन महोदय की। वॉटसन महोदय का मानना था कि जो विकास की गति है, विकास की गति है कैसी होती है, बहुत तेज। किसकी तुलना में, तो अन्य अवस्थाओं की। अन्य का मतलब दूसरी बाल्यावस्था, और तीसरी हमारी किशोरा की। इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो इन दोनों अवस्था में होती है गति कैसी, धीमी, और जबकि शैशवा में कैसी होती है हमारी, तेज। किसका मानना ये, वॉटसन महोदय का। आई होप आपको तीनों परिभाषाएं समझ आई होंगी। फिर से मैं और रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। थॉर्नडाइक का मानना ये था कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा अपने अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है, अपनी अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। फ्राइड का मानना ये था कि भविष्य में हमें क्या बनना है, ये व्यक्ति को क्या बनना है, उसका निर्धारण शुरुआती 4-5 वर्ष में ही हो जाता है। अगली वॉटसन क्या कहते हैं, वॉटसन कहते हैं कि विकास की गति तेज रहती है अन्य दोनों अवस्थाओं की तुलना में। 3 परिभाषाएं क्लियर आपकी। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं।
अगली परिभाषा है गैसेल महोदय की। गैसेल कहते हैं कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। ये रही आपकी परिभाषा गैसेल। गैसेल का क्या मानना है? गैसेल का मानना यह है कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का क्या हो जाता है? 2 गुना सीख जाता है। अब ये देखिए, प्रथम 6 वर्ष का मतलब कौन? शैशवावस्था। बाद की 12 वर्ष का अर्थ क्या? कि इसमें एक कौन सी हमारी बाल्य और दूसरी कौन सी हमारी किशोरा। अर्थात इन दोनों में जितना सीखेगा उतना किस में सीख लिया उसने? शैशवावस्था में। किसका कहना है ये? गैसेल महोदय का। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में परिभाषा नंबर 5। पांचवी परिभाषा है स्ट्रैक की। पांचवी परिभाषा किसकी? हमारी स्ट्रैक। पांचवी परिभाषा हमारी स्ट्रैक। स्ट्रैक महोदय क्या कहते हैं? स्ट्रैक कहते हैं कि शैशवावस्था शुरुआती 2 वर्ष यानी जीवन की क्या है? आधारशिला है। इनका मानना यह था कि शुरुआती जो 2 वर्ष हैं, ये 2 वर्ष हमारे क्या हैं? ये 2 वर्ष हैं हमारे भविष्य के आधार, या कह सकते हैं इसके लिए हम आधारशिला। मतलब इस आधारशिला पर ही एक अच्छे भवन का निर्माण होता है। भवन का मतलब ये कि हमारे किसका? भविष्य का निर्धारण होता है। किस पर? हमारी आधारशिला पर। जिस आधारशिला का निर्माण कितने समय में होता है? लगभग 2 वर्षों में। लगभग कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। ठीक है, परिभाषा नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे आते हैं हमारी कौन सी? छठे नंबर पर। छठी परिभाषा है हरलॉक महोदय की। छठी किसकी? हरलॉक। हरलॉक का मानना यह था कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था लगभग शुरुआती 2 सप्ताह तक ही चलती है। लगभग कितनी? तो 2 सप्ताह। इनका मानना यह था कि 2 सप्ताह तक जो क्या चलती है? हमारी शैशव अवस्था चलती है। ठीक, मानना किसका? ये हरलॉक महोदय का। अगली परिभाषा है हमारी किसी? क्रो एवं क्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। क्रो एवं क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो का मानना यह था कि जो 20वीं सदी है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी होगी? 20वीं शताब्दी शिशु की शताब्दी है। किसकी है? शिशु की। आइए जानते हैं क्यों। बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये हमारी। देखिए होगा क्या था कि 20वीं शताब्दी से पहले बच्चे क्या मानते थे? नॉर्मली मानते थे उसको असाधारण, मतलब ये सामान्य मान सकते हैं इसके लिए कि बच्चा क्या है, कुछ नहीं है, बच्चा बस पागल होता है, प्रश्न पूछता है, कोई अर्थ ही नहीं है इसका, बस निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, या कि जो तार्किक शब्द हैं उनका कोई औचित्य ही नहीं है। अर्थात क्या था? उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जीन पियाजे महोदय आए, ले बाइगोस्की आए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक ऐसी खोज कर डाली और इन्होंने बताया कि बच्चा क्या है? बच्चा है वैज्ञानिक। कैसा? बच्चा वैज्ञानिक है। वो भी कैसा? एक नन्हा वैज्ञानिक है। इन्होंने नाम क्या दिया? जीन पियाजे ने नाम दिया बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। अर्थात अपने ज्ञान का निर्माण खुद खोज करके सीखता है। या से कह सकते हैं अपने ज्ञान का निर्माण वो खोज करके करता है हमारा। तो तब जाके ये चीज़ सिद्ध हुई और उसके बाद तब से महत्व दिया जाने लगा किसको? शिशुओं के लिए। इसलिए 20वीं सदी को क्या कहते हैं? शिशु की सदी या शिशु का काल के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए और देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है हमारा रूसो महोदय की। किसकी? रूसो। तो रूसो कहते हैं बालक के आँख, कान, नाक, पैर ही उसके क्या होते हैं? शुरुआती शिक्षक होते हैं। बालक के आँख, रूसो, इनका मानना ये था कि जो शुरुआती शिक्षक हैं, शुरुआती शिक्षक जैसे कौन होगा बच्चे का? कान, आँख, नाक आदि। इनका मानना ये था कि
जो बच्चे के शुरुआती शिक्षक होते हैं, शुरुआती शिक्षक कौन होते हैं? उसकी आँख, कान, नाक, ये सब क्या होते हैं? उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख व महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं, जो परिभाषाएं अक्सर एग्जाम में क्या होती हैं? पूछी जाती हैं। आइए अब जानते हैं इनके कुछ प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो जैसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनकर आता है हमारा कि शिशु को 20वीं सदी का या 20वीं सदी का शिशु किसने कहा है? वहाँ आपको ऑप्शन दे दिया होगा कि सिगमंड फ्रायड, थॉर्नडाइक महोदय, रूसो, क्रो एवं क्रो। इस प्रकार से अर्थात जो परिभाषाएं हैं हमारी, इन परिभाषाओं को कभी प्रश्न की जगह रखकर, तो जिसने परिभाषा दी है उसे उत्तर या विकल्प की जगह रखकर दिया जाता है, या फिर जो हमारा विकल्प, ये जिसने परिभाषा दी है तो उसके दे दिया जाएगा कि क्रो एवं क्रो का मानना क्या था, या सहस्रावस्था संबंधी क्रो एवं क्रो का कथन है, वहाँ आपके लिए कथन के रूप में जो परिभाषाएं हैं वो दे दी जाएंगी और तब आपसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन बिंदुओं से अधिकांश प्रश्न क्या होते हैं हमारे? पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे सहस्रावस्था, तो सहस्रावस्था का हमारा क्या मैं बताया था आपके लिए कि इन्फेंसी जो शब्द है हमारा, इन्फेंसी, ये लैटिन के किससे बना है? इन और फेरी से बना है, इन और फेरी, जिसका अर्थ क्या होता है? ना बोल पाना, ना बोल पाना, ये इसका कुछ अर्थ था। ये इसकी हमने जाने क्या, इसमें जो शारीरिक विकास जाना, इसमें क्या जाना हमने? शारीरिक विकास। इसमें जाना हमने मानसिक विकास। इसमें जाना हमने क्या? इसकी विशेषताएं। और क्या जाना हमने जाना इसमें होने वाली शिक्षा व परिभाषाएं। ये कुछ इतने हमने प्रमुख बिंदुओं के बारे में जाना जो कि किससे संबंधित थे? सहस्व अवस्था से संबंधित हमारे थे। ये सहस्व अवस्था आपकी आज कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे किसकी? बाल्यावस्था की। अगले लेक्चर में जिसमें हम शुरुआत किसकी करने वाले हैं? बाल्य अवस्था की। बहुत ही महत्वपूर्ण और दमदार लेक्चर रहने वाला है अगला भी। आई होप आपके लिए ये पूरा लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। इसका आधा भाग जो था वो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, तो जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।